हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ आफ्ताब सिद्दीकी और लेकर आ गए हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 10th। और आज हम लोग पढ़ेंगे सेल, ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस और टर्मिनल वोल्टेज। ये काफ़ी थ्योरेटिकल पार्ट होने वाला है और इसको जानने के बाद हम लोग कल से पढ़ेंगे किरचॉफ लॉ। और किरचॉफ लॉ का एक लेक्चर कुछ बड़ा आने वाला है, तो उसमें पहले 1 घंटा समझ लीजिए कि पूरा थ्योरेटिकल पार्ट में कवर कराने में टाइम गया है। उसके बाद कुछ अच्छे न्यूमेरिकल है, तो अगर आप लोग चाहें तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना तो उसको बाद में कर लीजिए। लेकिन आज उससे पहले क्या है कि हम लोग एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, सेल, ईएमएफ, ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, टर्मिनल वोल्टेज, इन सबको समझ लेते हैं। तो सेल के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं, सेल क्या है। तो सेल जनरली आप लोग बायोलॉजी की बात करें तो वहाँ पे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होती है, लेकिन हम उसके बारे में बात यहाँ नहीं करने वाले हैं। सेल क्या है कि ये एक बैटरी है। समझ लीजिए कि सेल क्या है कि बैटरी है और सर्किट के अंदर ये सभी कंपोनेंट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कराता है। तो जनरली सेल को हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह का सिंबल दिखाते हैं, तो ये आप लोग जानते भी होंगे। इसका जनरली हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका पोटेंशियल मान लीजिए फिलहाल इसको सेल लिख देते हैं। क्या है कि ये सेल है, तो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जनरली करंट निकलता है। क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलती है। अगर मान लीजिए इसी को हम किसी सर्किट में फिट कर देते हैं, तो मान लीजिए कि ये हमारा कोई एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट कोई है, जनरली हम इसको रेसिस्टेंस से रिप्रेजेंट करते हैं। और रेसिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, चाहे ये बल्ब हो, चाहे फैन हो, कूलर हो, फ्रिज हो, जो भी आप इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जानते होंगे, देखते हैं, फैन वगैरह हो सकता है। ये सभी रेसिस्टेंस से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ताकि आसानी से इसको दिखा सकें। तो यहाँ पर हम एक बैटरी या सेल कनेक्ट कर देते हैं। अगर सेल कनेक्ट कर दिए तो इसका मान कर चलिए ये सेल है और ये सेल के अंदर से क्या निकलती है, करंट निकलती है। करंट निकलती है तो सभी को जाकर एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो सेल का जनरली काम है कि जितने भी कंपोनेंट सर्किट के अंदर होते हैं उन सभी को एनर्जी प्रोवाइड करना होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर पॉइंट नंबर 1 के बारे में सेल लिखेंगे तो लिख देते हैं कि सेल प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ऑल कंपोनेंट ऑफ सर्किट एलिमेंट। सर्किट के अंदर जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट होंगे सभी को क्या करता है, ये एनर्जी प्रोवाइड कराता है। तो इनसे एनर्जी जाएगा कैसे, तो चार्ज के फॉर्मेट में जाता है। तो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन लोगों को लगा रहता है कि सेल को चार्ज प्रोड्यूस करता है, तो सेल किसी भी तरह का चार्ज प्रोड्यूस नहीं करती है। ये इनके अंदर पहले से मौजूद जो चार्ज होते हैं उन्हीं को घुमाते ही रहता है। तो दूसरा बात अगर आपको लिखा देते हैं, ये सेकेंड बात है कि सेल डू नॉट प्रोड्यूस चार्ज। सेल कोई चार्ज प्रोड्यूस नहीं करता है। सेल डू नॉट प्रोड्यूस चार्ज, ये कोई चार्ज को प्रोड्यूस नहीं करता है। ये सर्किट के अंदर या कोई भी इलेक्ट्रिकल वायर होता है तो उनसे अंदर फ्री चार्ज होते हैं, और फ्री चार्ज क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और इलेक्ट्रॉन का काम क्या है कि यहाँ से एनर्जी को लेती है और जाकर के सभी कंपोनेंट या जो भी एलिमेंट लगा हुआ है सर्किट के अंदर सभी को एनर्जी सप्लाई कर देती है। तो इसमें होता है कि जैसे कि आप मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉन है, जनरली इलेक्ट्रॉन इस तरह फॉलो होता है। तो इलेक्ट्रॉन इस सेल से मान के चलिए, इस सेल में पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन एनर्जी भर के ले जाता है और जाके इस रेसिस्टेंस में खर्च कर देता है। जैसे कि आप मान के चलिए, आप लोग करते हैं क्या कि घर से कुछ पैसे ले लिए और जाके दोस्तों में कहते हैं कि आज तेरा भाई पार्टी देगा। तो यहाँ जब घर पर लेना होता है तो उसमें बहुत ही रिक्वेस्ट करते हैं और वहाँ जा के अपना धाक जमाते हैं कि मेरे पास बहुत पैसा है और आराम से खर्च करते हैं। तो यही इलेक्ट्रॉन भी सेम इसी तरह करता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, अगर एनर्जी लो, एनर्जी दो, यहाँ से रिक्वेस्ट किया और इसको एनर्जी मिला, और एनर्जी मिलने के बाद क्या है कि ये बॉस बन करके जाता है और सभी को एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। फिर यहाँ पे खर्च किया, फिर आएगा सेल से लेगा एनर्जी। इसी तरह से क्या है कि ये चार्ज के फॉर्मेट में एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है। कौन? सेल करती है। तो सेल मेनली पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, तीसरा बात अगर लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि सेल मेंटेन्स अ पोटेंशियल डिफरेंस विच जो force the
चार्ज क्या होगा, तो जनरली इलेक्ट्रॉन होता है। फोर्स द चार्ज इलेक्ट्रॉन टू मूव इन द सर्किट, ताकि ये सर्किट के अंदर मूव करते रहे। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस देखता है तो इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देती है। तो ये सब बात तो मान के चलिए जनरली हम ऊपर बात कर लिए, लेकिन सेल के अंदर का मैकेनिज्म क्या है इसको देखते हैं। तो पहले आप लोग इसको पॉज करके लिख सकते हैं, तो इसको लिख लीजिए, इसको पॉज करके एक बार लिख लीजिए। तो फिर हम लोग इंटरनल मैकेनिज्म को देखेंगे, इंटरनल मैकेनिज्म ऑफ सेल। तो देखिए इसके इंटरनल मैकेनिज्म को देखने के लिए थोड़ी केमिस्ट्री के बारे में बात करना पड़ेगा, तो बेसिक ही बात करेंगे। आप लोग वैसे क्लास 12th में एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, उनके अंदर जो टॉपिक आने वाला है उसी को थोड़ा सा हम दिखाएंगे, वहाँ से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लेंगे और उन्हीं को बताने वाले हैं। तो बताते हैं इंटरनल मैकेनिज्म ऑफ सेल, मैकेनिज्म ऑफ सेल, और इनके लिए थोड़ा केमिस्ट्री के अंदर जाना पड़ेगा। तो केमिस्ट्री में आप लोग एक पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो यहाँ पे लिख देते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होती है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कराती है, किससे, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इसका काम क्या होता है, ये केमिकल एनर्जी होती है, बैटरी के अंदर जो भी होती है वो केमिकल के फॉर्म में होती है। तो केमिकल एनर्जी को ये कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी को ये कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाएगी तो हर तरह के इलेक्ट्रिकल गैजेट को चला सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो बैटरी के अंदर देखा जाए तो इसके अंदर मैकेनिज्म को देख लेते हैं कि जैसे देखिए कि एक इसमें एक वेसल्स है जिसको डिब्बुक कह सकते हैं अपने भाषा में। एक ये मान लीजिए कोई एक वेसल्स है, हिंदी में बोले तो बीकर। इनके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स भरे रहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसको दिखा दिए इस तरह से, ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट है। और इलेक्ट्रोलाइट क्या है, कंडक्टिंग मटेरियल। ये मटेरियल जो सॉल्यूशन को कंडक्टिंग करता है, इसको कंडक्टिंग सॉल्यूशन लिख सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, एक कंडक्टिंग सॉल्यूशन, कंडक्टिंग सॉल्यूशन। इनके अंदर दो इलेक्ट्रोड होते हैं, तो यहाँ पे बना देते हैं कि मेटल के दो रोड इसमें होते हैं, और ये दोनों रोड को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। एक रोड ये हो गया और दूसरा रोड इसी के अंदर, थोड़ा सा फिगर को सीधा बनाने की कोशिश करते हैं। तो इनसे हम लोग क्या करते हैं कि कनेक्शन बनाते हैं और इनके थ्रू एक लोड या रेसिस्टर लगा देते हैं, एक रेसिस्टर कनेक्ट कर देते हैं और इनसे हम कनेक्ट करते हैं। तो इन सॉल्यूशन के अंदर होते रहते हैं एक रिएक्शन, और रिएक्शन जो होती है वो एक्सोथर्मिक होती है। ये इनके अंदर क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर एनर्जी रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते रहते हैं। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होते हैं इसमें ये रिएक्शन, इसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं, तो उसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं उसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ये केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। क्या होते हैं इसके अंदर, एनर्जी रिलीज होती है, और यही एनर्जी रिलीज जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में। तो इनके अंदर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, और उनकी वजह से क्या है कि जैसे इसको डालते हैं तो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाते हैं। इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया, इस पे भी नेगेटिव चार्ज, और अपोजिट प्लेट, दूसरी प्लेट जो है उस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया है।
अब जब चार्ज एक्यूमुलेट हुआ है तो इनके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं प्लस V प्लस होता है, क्योंकि इस सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में देखा जाए एनसीईआरटी में ऐसे ही बताया गया है कि इनको अगर नाम देखा जाए तो नेगेटिव प्लेट को N मान लिया गया है और पॉजिटिव प्लेट को P मान लिया गया, तो इसको मान लिए, कंसिडर कर लिए। तो इनका पोटेंशियल सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में क्या है कि V प्लस है, तो इनका क्या है कि कुछ पोटेंशियल इनसे ज़्यादा होगा और इनमें इनका पोटेंशियल देखा जाए तो माइनस V, नेगेटिव, मतलब ये क्या, नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो है उनका पोटेंशियल माइनस में दिया गया है। तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल जो कि इस सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में इसका पोटेंशियल कम होगा, और इस इलेक्ट्रोड जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उनका, ये इसको पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल देखा गया वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। किसके रिस्पेक्ट में, तो इस सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। तो अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आ चुका है। पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से क्या है कि इनमें से आप इलेक्ट्रॉन, जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सिस होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सिस होगा तो इससे इलेक्ट्रॉन फॉलो करना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और इलेक्ट्रॉन जब इस डायरेक्शन में निकल रहा है तो हम इसके अपोजिट कहते हैं कि जो करंट फॉलो हो रहा है, ऐसे ही कहते हैं। मान लीजिए अब ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ पहुँच चुका है, अब ये इलेक्ट्रॉन पहुँचते पहुँचते इस प्लेट पे आके जमा होता जाएगा, एक समय में क्या होगा, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। लेकिन ऐसा तब होता जब ये सिस्टम को फिट नहीं किए होते, क्योंकि ये जो इतना सिस्टम बना है इसका भी तो कुछ ना कुछ काम होगा। तो इनके अंदर इंटरनल मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है कि एक फोर्स लगती है जिसको हम लोग बैटरी फोर्स कहते हैं। अगर एसवर्मा के बारे में बात करेंगे तो वो बताया कि इस सॉल्यूशन के अंदर जो है सो एक नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो यहाँ पे मान के चलिए ये इलेक्ट्रॉन आकर के दौड़ करके यहाँ आ चुका है। क्या है कि ये इस पे आया इस प्लेट से, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इसी का दिखा रहे हैं, इनको खींच करके क्या है कि बैटरी इससे पॉजिटिव प्लेट पे आती है, ये इलेक्ट्रॉन को खींच करके फिर इस प्लेट पे भेज देगा। अब जब इलेक्ट्रॉन इस तरफ से मूव कर रहा है तो करंट किस तरह मूव करेगा, तो इस तरफ से मूव करेगा। तो यही बात एनसीईआरटी में भी साफ साफ कहा गया है कि जैसे देखिए आउटसाइड सर्किट देखेंगे, सोल्यूशन के बाहर देखेंगे तो करंट का डायरेक्शन जो है सो पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तरफ है, लेकिन अंदर की बात करेंगे तो करंट क्या है, नेगेटिव से प्लस, N से P की तरफ इनसाइड द सोल्यूशन करंट फ्लो हो रहा है, और आउटसाइड द सर्किट देख रहे हैं मतलब सोल्यूशन के बाहर देख रहे हैं तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होता है P से N, लेकिन अंदर हो रहा है करंट N से P की तरफ हो रहा है। तो ये इंटरनल मैकेनिज्म है और यही बैटरी फोर्स, अगर हम इस बात को दिखाएंगे यहाँ पे तो देख लीजिए कि ये पॉजिटिव प्लेट हो गया और ये नेगेटिव प्लेट है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को खींच करके बाहर करने का, ये पॉजिटिव प्लेट से उठा करके नेगेटिव तो पहुँचाता है कौन, ये बैटरी फोर्स। और किस तरह का ये फोर्स होता है, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर का होता है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लगेगा, और ये हायर पोटेंशियल ये, लोअर पोटेंशियल ये है, तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करना चाहेगा। इलेक्ट्रॉन का जनरली क्या, पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करना चाहिए, लेकिन ये बैटरी मैकेनिज्म के अंदर क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन को FB फोर्स, ये बैटरी फोर्स जो है सो ये क्या है कि इंटरनल, इसको बैटरी मैकेनिज्म की वजह से कर सकते हैं। क्या इनको हम थोड़ा अलग तरह दिखा देते हैं, ये क्या बैटरी मैकेनिज्म है, ये बैटरी मैकेनिज्म। मेन काम बैटरी का यही होता है कि वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को, ये बैटरी के अंदर होते हैं, पॉजिटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन को उठा कर नेगेटिव पे कर देते हैं। तो ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन को भेज दिया तो जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से निकला पॉजिटिव पे, या फिर उसी इलेक्ट्रॉन को निकाल करके फिर नेगेटिव पे कर दिए। इस तरह से सर्किट जो है सो एक्टिवेट होते रहता है और हमारा करंट लगातार फॉलो होता है, इसी को कहते हैं हम लोग स्टेडी करंट। तो यही बैटरी का मैकेनिज्म है। इनको क्या कहते हैं हम लोग, जनरली ये एनोड कहते हैं, इसको हम लोग नेगेटिव वाले को एनोड कहते हैं और इनको कैथोड कहते हैं। ये सब बात आप केमिस्ट्री जब तक पढ़ेंगे तो उसमें आपको अच्छी तरह से बताया जाएगा। तो हम बस इतना ही बता दिए कि ये बैटरी किस तरह से वर्क करती है। तो बैटरी के अंदर जो मेन काम है बस यही काम होता है कि पॉजिटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन को निकाल कर नेगेटिव की तरफ खींच देता है, और ये कौन फोर्स करता है, FB, इसको बैटरी फोर्स कहते हैं, इसको बैटरी फोर्स कहते हैं। ये बैटरी फोर्स है।
तो यही इंटरनल मैकेनिज्म था। इंटरनल मैकेनिज्म आपको पता चल गया कि किस तरह से ये इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव प्लेट से उठा करके नेगेटिव पर लाया गया, और नेगेटिव पर जब आ गया है तो फिर से ये इलेक्ट्रॉन क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से एक्सटर्नल सर्किट के होते हुए ये रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस है, इसको थोड़ा होते हुए ऐसे ही आ जाएगा। तो एक उसके बाद क्या है, मान के चलिए सेल के बारे में समझ लिया। अब ईएमएफ देखते हैं। तो ईएमएफ देखने के लिए हम इसको थोड़ा मिटा रहे हैं, देख लीजिए। तो इनको मिटा देते हैं। ईएमएफ क्या जैसा फुल फॉर्म होता है, इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। नाम इनका फोर्स है, लेकिन ये फोर्स नहीं होता है। ये बहुत पहले की बात है कि जब बैटरी के बारे में मिसकंसेप्शन था या सेल के बारे में मिसकंसेप्शन था, तो उस समय चल रहा था कि जो बैटरी के अंदर किसी तरह का ये फोर्स के ऊपर काम करता है। लेकिन अब हम लोग जान चुके हैं कि ये ईएमएफ क्या है, कि पोटेंशियल डिफरेंस। हम इनको लिखते हैं डेफिनेशन। तो ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसकी वजह से पड़ा था, हिस्टोरिकल लेवल की वजह से। बहुत पहले की बात है कि जिस समय अच्छी तरह से डील नहीं हो पाया था कंसेप्ट का, और वो एक फोर्स के बेसिस पे डील करते थे। लेकिन ये हिस्ट्री की वजह से आ गया, तो इसको हम कहते हैं हिस्टोरिकल नाम। यानी कि नाम, जैसे कि आप मान लीजिए कि आपका नाम राम है, लेकिन आप काम रावण की तरह करते हैं, तो जो नाम पड़ गया है तो वो नाम तो पहले से रहेगा, भले आप काम क्यों करें, कैसा भी क्यों न करें। तो उसी तरह से इनका नाम पड़ चुका कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लेकिन ये फोर्स नहीं है, ये क्या है कि एक पोटेंशियल डिफरेंस होती है। तो ये हिस्टोरिकल नेम की वजह से पड़ गया था, हिस्टोरिकल नेमिंग की वजह से इनको ईएमएफ कहा जाता है। अब ये क्या है, तो ये है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है ये, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। यही इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड कहते हैं, या इसको बैटरी या टर्मिनल भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रोड या इसी को टर्मिनल्स भी कह सकते हैं ऑफ सेल। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हुआ है कि ये कब, मान करके चलिए ये सर्किट अभी ओपन है, ये सर्किट ओपन है, अभी इसमें किसी तरह का करंट फॉलो नहीं हो रही है, तब ये ईएमएफ कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड या टर्मिनल ऑफ सेल व्हेन नो करंट फॉलोज। अगर कोई करंट फॉलो नहीं कर रहा है, तब इन दोनों टर्मिनल के एक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, हम लोग उसको कहेंगे क्या, यही ईएमएफ है। और ईएमएफ को रिप्रेजेंट करते हैं जनरली इस तरह से। अब किताबों में दिया हुआ है ऐसा सिंबल, तो इसलिए ईएमएफ कहते हैं। नो करंट फॉलोज, या ऐसे भी कह सकते हैं कि जब सर्किट ओपन हो, तो ओपन सर्किट रहेगा, तो ओपन सर्किट कैसा हो, ओपन हो। अब इसको हम निकालते हैं, यहाँ पे देख लीजिए ईएमएफ निकालेंगे किस तरह से। तो ईएमएफ जो होगा, डिफरेंस निकालना है, तो जो पॉजिटिव प्लेट है उसको लीजिए, ये पॉजिटिव प्लेट, और माइनस में ये नेगेटिव प्लेट का। तो आप देखिए ये V प्लस और ये माइनस माइनस होकर के ये भी प्लस हो जाएगा। तो जो भी डिफरेंस मान करके चलिए, इनका पोटेंशियल +10 होगा और इनका -3 होगा, तो 10 + 3 कर देंगे सर, क्योंकि ये 2 बार माइनस है, तो इनमें से इनको घटाएंगे तो माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा। तो उसी तरह से अगर मान लीजिए इनका 8 पोटेंशियल है, इसका पोटेंशियल जो है सो 8 है और इनका -5 है, तो 8 + 5 को जोड़ेंगे 13 वोल्टेज हो जाएगा। तो यही है यहाँ पे ईएमएफ निकालने का तरीका। कब, जब करंट कोई फॉलो नहीं कर रहा है तब। आप देखेंगे जब करंट फॉलो होती है तब क्या होता है। तो हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे कि जैसे आप मान के चलिए आपके घर में कोई भी घड़ी चल रही हो, चाहे रिमोट चल रही हो, तो क्या सेल के ऊपर काम करती है, उसके अंदर बैटरी लगा होता है। तो अचानक से काम करना बंद हो जाता है, तो हम लोग उसको पहले पीटते हैं, ठोकते हैं, देखते हैं, अगर काम नहीं कर रहा तो फिर बैटरी चेक करते हैं, या उसके अंदर जो सेल है उनको चेक करते हैं। उन सेल को अगर डिस्चार्ज हो चुका है या ख़त्म हो चुका है, तो उसको बदलने के लिए हम लोग मार्केट जाते हैं, मार्केट से एक सेल खरीद करके लाते हैं और उसके अंदर फिट करते हैं।
तो जब हम लोग सेल खरीद कर लाते हैं तो उनके ऊपर जो नोटेड होता है कि जैसे कुछ लिखा होता है 1.5 वोल्ट या 2 वोल्ट या 2.5 वोल्ट, तो उनकी एक और पोटेंशियल होती है कब, जब बैटरी जब खरीद कर लाते हैं उस समय तो कोई करंट फॉलो नहीं रहता है। जब करंट उसके अंदर से हम फॉलो कराते हैं तो वो कुछ और ईएमएफ देता है, उनके अकॉर्डिंग अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस होती है कुछ और देती है। तो इतना को लिख लीजिए, हम इसको बता देते हैं किस तरह से आता है। तो इनको हम मिटाने वाले हैं, तो पॉज करके एक बार प्लॉट कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं कि एज्यूम करते हैं हम लोग एक बैटरी या सेल को मार्केट से खरीद करके लाए, तो उस पर ऊपर कितना मार्क लिखा हुआ था, उनके ऊपर ईएमएफ लिखा हुआ था, जैसे कि ये है इनका ईएमएफ 12 वोल्ट था। अब इस सर्किट को हम किसी रेसिस्टेंस के क्रॉस या किसी सर्किट के अंदर फिट करते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो मान लिए कि एक ये कोई रेसिस्टेंस है, इसके क्रॉस हम इस सेल को फिट कर दें, इसका ईएमएफ लिख दिए यहाँ पे 12 वोल्ट जो था उसको कनेक्ट कर दिया। और यहाँ पे हम लोग क्या करिए, एक ए मीटर, आप इतना समझ लिए कि ए मीटर जो होता है उनका काम होता है कि करंट मेजर करना। ये सर्किट के साथ सीरीज में कनेक्ट करते हैं और इनके क्रॉस यानी कि रेसिस्टर जो है इनके क्रॉस हम लोग एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिए। ये सब भी पढ़ाने वाले हैं, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर ही आ जाएगा और ये इसी चैप्टर के लास्ट में मिलेगा आपको। तो ये ए मीटर है और ये वोल्ट मीटर है, और ये रेसिस्टेंस मान लीजिए 4 ओम का था। कितना है ये? 4 ओम का है। तो हम लोग कैलकुलेशन करना स्टार्ट किए, क्योंकि मैथमेटिक्स जानते हैं तो हम लोग पहले कैलकुलेट किए किस तरह से करंट आएगा। तो कैलकुलेशन करना चालू किए और कैलकुलेट किए कि यहाँ से जो करंट आने वाला है तो वो करंट I इक्वल टू क्या होता है, V/R। जनरली ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग निकालते हैं। तो पुट किए, जहाँ से देखिए V का वैल्यू कितना है, 12 वोल्ट है और रेसिस्टेंस कितना है, 4 है। तो यहाँ से रिजल्ट आने वाला क्या है, 3 एम्पियर। ये 3 एम्पियर आना चाहिए। और हम यहाँ पे देखेंगे अगर इसके 4 ओम के क्रॉस अगर वोल्टेज पोटेंशियल देखते हैं तो डेल्टा V क्रॉस 4 ओम, तो यहाँ से क्या जाएगा I इंटू R। तो देखते हैं 4 इंटू 3 कितना आना चाहिए, 12 वोल्ट। लेकिन ऐसा हम लोग एज्यूम कर रहे थे। अब जब ऑब्ज़र्व हुआ है, यानी कि ऑब्ज़र्व जो हुआ है, क्योंकि ऑब्ज़र्व करने के लिए ही तो हम लोग लगाए थे यहाँ पे एक ए मीटर और एक वोल्ट मीटर। तो ए मीटर से पूछे कि भाई तुमसे कितना करंट गुजरा है, तो इन्होंने बताया कि हमसे होके जो करंट गुजरी है वो तो 2 एम्पियर ही है। अब वोल्टामीटर के पास गए कि भाई तुम बताओ तुम्हारे पास से कितना वोल्टेज पोटेंशियल मेजर हुआ, तुम कितना मेजर कर पाए। तो इन्होंने बताया कि देखिए यहाँ पे ऐसी बात है कि हम जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर पाए हैं वो 8 वोल्ट ही है। आना तो चाहिए 12 वोल्ट और करंट आना चाहिए कितना, 3 एम्पियर। तो ये कैलकुलेशन और जो ऑब्जर्वेशन है वो दोनों अलग अलग आ रहा है। तो कुछ तो चक्कर है इसके अंदर। ये तो बात वही होगी कि दया कुछ तो बात है। तो ये बात आखिर हुई कैसे, तो यहीं से जन्म होता है इंटरनल रेसिस्टेंस का। ये क्या था, हमारा एक्सेप्टेशन था। ये क्या था, हमारा एक्सेप्टेशन था। ये ऑब्जर्व जो हुआ है, ये ऑब्जर्व जो हम नहीं चाहते थे वो हो चुका है। तो यहाँ से इसका पीछे जब देखा गया रीजन, तो रीजन निकला इंटरनल रेसिस्टेंस। ये इंटरनल रेसिस्टेंस क्या है भैया, तो ये है ऑब्स्ट्रक्शन। तो इसको लिख देते हैं, ये क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू path of current due to material of electro, ये C है, electrolyte of सेल। तो अब इनको दिखा देते हैं। यहाँ पे जनरली हम लोग कैसे करते थे कि यहाँ पे एक बॉक्स बनाते थे, यानी कि बॉक्स नहीं, ये क्या है कि एक सॉल्यूशन, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरे पड़े होते थे।
ये इलेक्ट्रोलाइट है, इनके अंदर मान लीजिए ये 2 इलेक्ट्रोड है, ये 2 इलेक्ट्रोड है। सिर्फ मान लीजिए, उतना अच्छा फिगर नहीं भी बन रहा है तो मानने में क्या जा रहा है। इनके थ्रू हम लोग क्या करते थे कि एक सर्किट बना देते हैं, और ये हो गया रेसिस्टर, ये पॉजिटिव है तो इनका V+ मानते हैं और इसके ऊपर V- मान लेते हैं। तो अब ये इलेक्ट्रोड के अंदर, ये इलेक्ट्रोड किसके अंदर है, सॉल्यूशन में। मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यही है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो इसे मूव करना चाहता है तो आपस में इसमें धक्का मुक्की होगा। धक्का मुक्की होने की वजह से ये कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस फॉलो करता है, और यहीं से हमको आती है इंटरनल रेसिस्टेंस, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल r से। और ये बैटरी के अंदर होता है। क्या होता है, ये बैटरी के अंदर होता है या सेल के अंदर होता है, लेकिन हम इसको दिखाते बाहर है। तो ये तो था हमारा एक्सेप्टेशन, ये एक्सेप्टेशन या इसी को रियलिटी कहेंगे। तो ये हमारा एक्सेप्टेशन था, और जो ऑब्जर्वेशन आया है उनको भी लिखेंगे। तो ये हम एक्सपेक्ट किए थे कि ऐसा आना चाहिए, लेकिन चाहने से थोड़े होता है। जो रियलिटी है उनका सामना आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग एक बैटरी, ये सेल है तो सेल के बगल में इंटरनल रेसिस्टेंस को फिट किए, और इनके बाद जो हमारा ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन आने वाला है वो दोनों सेम आ रहा है। ये स्मॉल r है, जनरली इसको ऊपर कर देते हैं, और ये कितना था 4 ohm और ये 12 वोल्ट। ये इंटरनल रेसिस्टेंस अगर कैलकुलेशन देखा जाए तो आप मान के चलिए ये 4 तो ये 2 ohm है। अब इनसे करंट कितना फॉलो होगा, तो देखिए करंट फॉलो करने के लिए दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में 4 और 2 6 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम I निकालना चाहेंगे तो यही कर देते हैं। तो देखिए यहीं पे कर देते हैं, तो I जो आना चाहिए वो I क्या, V/R, तो V 12 डिवाइड बाय ये 2 और 4 6 आ जाएगा, तो 2 एम्पियर। और इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी देखा जाए, अगर इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं तो देखिए इससे अगर करंट आप कितना निकला है 2 एम्पियर, तो ये दोनों मिलाकर डेल्टा V जो आ जाएगा वो I × R, ये 8 वोल्ट। तो रियलिटी ऐसे थी। तो आप पता चल जाए कि इंटरनल रेसिस्टेंस क्या है। इंटरनल रेसिस्टेंस क्या है, बैटरी के अंदर, यानी कि बैटरी के अंदर उसका दुश्मन बैठा हुआ है जो उनके करंट को खा रहा है या उनके पोटेंशियल को बर्बाद कर रहा है। तो ये जनरली सभी बैटरी के अंदर मौजूद होते हैं, और कभी कभी इसको हम निगलेक्ट भी कर लेते हैं, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता है। जब करंट फॉलो होती है तो ये अपना रोल दिखाना स्टार्ट कर देता है, जिनकी वजह से इनके पाथ में बाधाएँ आती हैं। बाधा आने के बाद पोटेंशियल डिफरेंस को ये कुछ ड्रॉप कर देते हैं, और ड्रॉप करने के बाद जो हमारा एक्सेप्टेशन था वो ना होकर के जो ऑब्जर्व हुआ वो इस तरह से आ गया है। तो इन्हीं के बाद हम लोग टर्मिनल एक वोल्टेज है उसको देख लेते हैं। अब ये टर्मिनल वोल्टेज क्या है, तो आप देखिए ये बैटरी का अब टर्मिनल जो बचा है, ये टर्मिनल इसको हम कहेंगे A, और ये टर्मिनल जो बचा है इसको B कहेंगे। तो क्या है A और B। अब इन्हीं के अक्रॉस हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को निकालना है। तो पहले देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, एक बार पॉज करके आप लोग लिख लीजिए, लिख लीजिए। तो देखिए टर्मिनल वोल्टेज, जनरली इसको V से रिप्रेजेंट करते हैं। कितना लोग इसको T और V भी कहते हैं, तो जनरली V समझ लीजिए। टर्मिनल वोल्टेज क्या है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ
सेल व्हेन करंट फॉलो, तो व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम सेल, व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम सेल, जब सर्किट के अंदर से करंट फ्लो हो रहा होगा तब यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आने वाला है उनको हम लोग कहेंगे टर्मिनल वोल्टेज। तो आप देखिए टर्मिनल वोल्टेज अगर क्या है तो इनको भी मिटा देते हैं, टर्मिनल वोल्टेज इनको समझा देते हैं यहाँ से। ये टर्मिनल क्या है, इनका अगर देखा जाए तो यही टर्मिनल है और इसी के एक्रॉस पोटेंशियल। अगर ये बैटरी का टर्मिनल देखा जाए तो ये है, तो यहाँ पे हम लोग दिखा देते हैं अच्छी तरह से कि ये बैटरी का टर्मिनल हो गया। ये रेसिस्टेंस अंदर है लेकिन हम लोग दिखाते बाहर, अगर अंदर दिखाएंगे थोड़ा वाहियात सा लगेगा। तो ये ए और बी, ए और बी के एक्रॉस जो पोटेंशियल आने वाला है कब, जब करंट फॉलो होगी तब, उसकी बात करेंगे। तो ये ए और बी के एक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखा जाए तो ये दोनों सर्किट के एक्रॉस देखते हैं तो यही है, ये 8 वोल्ट है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो टर्मिनल के एक्रॉस है इसको हम जनरली टर्मिनल वोल्टेज मान के चलिए, जनरली भी लिखेंगे तो आप लोगों को थोड़ा समस्या होगी। तो ये क्या है, टर्मिनल वोल्टेज। चलिए एक बार लिखा पूरा लिख देते हैं इसको, टर्मिनल वोल्टेज ये V। तो V कितना आया हम लोगों को, 8 वोल्ट मिला है। तो 8 वोल्ट कैसे आया होगा, अब देखिए ये टीवी जो है जनरली ये 12 टोटल, तो कितना EMF था, 12 था। अब माइनस में ये कितना खा गया, तो इसके एक्रॉस अगर देखा जाए तो ये 2 और करंट फ्लो हो रहा है तो इनके एक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा कितना ड्रॉप किया, ये 4 वोल्ट किया है। तो माइनस में 4 और इनको देखें तो ये 12 माइनस में ये कैसे आया है, 2 इंटू इसको 2 एम्पियर गुने 2 ओम। अब ये देखिए क्या, ये 12 वोल्टेज तो क्या आप ले लिए थे, EMF बैटरी का था, इसको हम लोग I से रिप्रेजेंट करेंगे। माइनस ये क्या है, करंट था I, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हम लोग टर्मिनल वोल्टेज IC को ये V जो आ गया है वो E माइनस IR से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बैटरी से करंट कैसे निकल रही है, तो सॉरी उल्टा कर दिए, तो करंट ऐसे निकलेंगे। बैटरी का टर्मिनल को ही उल्टा ले लिया, तो ये इस तरह से है। सॉरी गलती हो जाती है कभी कभी। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से ये करंट निकली है। तो यहाँ से हमारा जो टर्मिनल वोल्टेज आ चुका है V इक्वल टू I माइनस E माइनस आई इंटू आर। और ये कब डिस्चार्जिंग के केस में होता है, हर केस में क्या होगा कि हमेशा EMF से टर्मिनल वोल्टेज कम ही नहीं हो सकता, कभी कभी ज़्यादा भी होता है। ये कौन सा केस था, ये डिस्चार्जिंग का केस था। अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल से अगर करंट निकल रही है तो इनको हम लोग कहते हैं डिस्चार्जिंग केस। इस टाइप के केस को कहते हैं हम लोग डिस्चार्जिंग। ये डिस्चार्जिंग है। जब डिस्चार्जिंग के केस में हो रहा है तो टर्मिनल वोल्टेज किस तरह से, इस तरह से आया है। तो ये तो घुमा फिरा के आपको हम बात से कह दिए, लेकिन आप इनका प्रूफ भी देने वाले हैं, तो इनको नोट कीजिए, इसका हम प्रूफ दे रहे हैं। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। थोड़ा यहाँ पे टर्मिनल पहले वाला जो लिए थे वो नेगेटिव आगे आ गया था और पॉजिटिव पीछे चले गया था, तो यहाँ पे थोड़ा उल्टा कर लीजिएगा, गलती हो गई थी। तो चलिए हम इसको आप सही से इसका प्रूफ देखते हैं किस तरह से आने वाला है। प्रूफ तो ये रहा पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल और यहाँ से रेसिस्टेंस लगा दिए। ये हमारा A टर्मिनल और ये रहा B, ये इंटरनल रेसिस्टेंस R और ये EMF I।
तो करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है, ये करंट इससे हम आई निकालें, ये सर्किट के अंदर घुमा होगा, फिर होगा, फिर आकर के यहाँ से आ गया आई। करंट हमेशा हायर से लोअर की तरफ बढ़ती है। तो ये देखिए यहाँ पे रेसिस्टेंस है, और रेसिस्टेंस में अगर देखा जाए तो हम एक पाथ कंसिडर कर लेते हैं। जनरली ये हम आपको बताने वाले हैं लास्ट नेक्स्ट क्लास जो आने वाला है किरचॉफ्स लॉ का, उसमें तो हम लोग एक पाथ को यहाँ पे कंसिडर कर लिए। और हमेशा याद रखिएगा कि जब बैटरी का करंट अगर बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रही है या निगेटिव से एंटर करके पॉजिटिव में आ रही है, तो इनका पोटेंशियल जो लेंगे हम लोग डेल्टा भी लेंगे, वो प्लस ई लेंगे। और करंट के डायरेक्शन में अगर मेजर करेंगे, मान के चलिए रेसिस्टर कोई है, अगर रेसिस्टर ये आर है, अगर करंट ऐसे आ रही है और ये पोटेंशियल, अगर ये हायर से लोअर की तरफ जा रहा है, क्या ये हायर से लोअर की तरफ जा रहा है, हाई से लो की तरफ है, तो हाई माइनस लो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको कंसिडर करेंगे, इसका पोटेंशियल इसके क्रॉस करेंगे, डेल्टा वी इक्वल टू माइनस आई इंटू आर। तो ये ओम्स लॉ से आ जाएगा माइनस आई इंटू आर। तो आप देखिए यहाँ से हम निकालने वाले हैं, तो चलिए वी बी ये माइनस में आई आर आ जाएगा, आई आर, और नेगेटिव से एंटर कर करके पॉजिटिव की तरफ से निकल रहा है, तो इनके क्रॉस ईएमएफ जो आ जाएगा वो ई आ जाएगा। और यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं, इनका मान लीजिए वी भी ए है और इनका वी भी पोटेंशियल डिफरेंस, और ये आ जाएगा वी ए। तो इनको उस तरफ भेज देते हैं, तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू आ चुका है ई माइनस आई आर। और यही पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वी से रिप्रेजेंट करते थे, तो अब यहाँ से हम वी इक्वल टू लिख सकते हैं ई माइनस आई इंटू आर, जहाँ पे वी क्या है, टर्मिनल वोल्टेज है, ये टर्मिनल वोल्टेज है, ये ईएमएफ ऑफ बैटरी है, इसको ईएमएफ कहते हैं, और ये आर क्या है, इंटरनल रेसिस्टेंस, इंटरनल रेसिस्टेंस। ये किस केस का था, ये डिस्चार्जिंग के केस में, जब करंट हायर टर्मिनल से निकल कर लोअर की तरफ बढ़ती है तो इसको हम कल कहते हैं, इसी केस को डिस्चार्जिंग। और बैटरी हमेशा इसी केस में रहना चाहता है, लेकिन जब हम कहा कि इससे हायर पोटेंशियल से कनेक्ट कर देते हैं, तो उस समय जब करंट इंटर करती है पॉजिटिव टर्मिनल से और निकलती है नेगेटिव से, तो उस समय एक होते हैं हम लोग चार्जिंग कंडीशन। तो यहाँ से हम लोग एक टर्मिनल वोल्टेज को निकालने का एक और तरीका हम लोग फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है, इसको हम लोग कैपिटल आर से डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ से देख लीजिए, V इक्वल टू ई माइनस आई इंटू आर कर सकते हैं, और ये V को एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के थ्रू निकाल सकते हैं, तो I इंटू आर एक्सटर्नल, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए इसको लिख सकते हैं हम I इंटू कैपिटल आर, जो क्या है, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है। तो टर्मिनल वोल्टेज निकालने का एक और तरीका है, जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है उससे करंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वहाँ से भी आ जाएगा। तो यहाँ से ई माइनस आई इंटू आर, तो इनको इस तरह भेज लीजिए, तो आई कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, आर इंटू आर इक्वल टू ई। तो यहाँ से हम लोग करंट को ईजिली निकाल सकते हैं, ई इक्वल टू आर प्लस स्मॉल आर। तो करंट जो आने वाला है किसी सर्किट के अंदर, वो इंटरनल रेसिस्टेंस और एक्सटर्नल को दोनों को जोड़ करके ईएमएफ से डिवाइड कर देंगे, तो वो आ जाएगा इस तरह से। अब तो ये तो हो गया कि जब बैटरी डिस्चार्जिंग के केस में है तब, लेकिन जब चार्जिंग केस में रहेगा तब किस तरह से निकालेंगे, इसको आप लोग पॉज करके लिख लीजिए। हम इसको बता रहे हैं कि चार्जिंग के केस में होगा तब क्या होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जब बैटरी चार्जिंग कंडीशन में होगा तब क्या होने वाला है। तो ये हायर पोटेंशियल डिफरेंस, ये हायर पोटेंशियल हुआ, ये लोअर हो गया, यहाँ पे एक इंटरनल रेसिस्टेंस, और ये दो टर्मिनल, एक ए है और एक बी है, इनका पोटेंशियल वी ए कंसिडर कर लेते हैं और इनका पोटेंशियल वी बी मान लेते हैं। इनका ईएमएफ ई और इंटरनल रेसिस्टेंस आर है।
तो बैटरी जब चार्जिंग के केस में होता है तो करंट इससे पॉजिटिव टर्मिनल से जाती है और नेगेटिव से निकलती है। तो मान लीजिए कि ये करंट है, आया गया। ये कौन सा कंडीशन है? ये चार्जिंग का केस है, जब बैटरी चार्ज हो रहा है तब ऐसा होता है। तो हम लोग फिर से एक पाथ कंसिडर करते हैं। पाथ बी से लेकर के एक तरफ बढ़ रहे हैं, तो हम लोग बी से लेकर के एक तरफ चलेंगे। जब लोअर से हायर की तरफ बढ़ते हैं तो पोटेंशियल टर्मिनल, पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो इस तरह से हम लोग सिर्फ पाथ को देखेंगे और पाथ के अकॉर्डिंग ही चलने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा रास्ता नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ये वी बी से तो पहला क्या जाएगा? वी बी। और ये अगर करंट फॉलो हो रहा है इस तरफ से तो ये हो जाएगा हायर और ये हो जाएगा लोअर। तो लोअर से हायर की तरफ बढ़ जाते हैं तो उस समय हमको प्लस आ जाएगा। तो ये आई टू आर। फिर पाथ को देखेंगे तो नेगेटिव टर्मिनल से एंटर कर रहे हैं, पॉजिटिव से निकल रहे हैं, तो ये भी प्लस आ जाएगा, इक्वल टू वी ए। अब यहाँ पे आप पहुँच चुके हैं वी ए। तो यहाँ से देख लीजिए वी ए माइनस वी बी जो आने वाला है इस बार आया है ई इक्वल टू आई प्लस आर, या इसी को हम लिख सकते हैं वी। तो वी इक्वल टू ई प्लस आई इंटू आर कर सकते हैं आराम से। तो अब देख रहे हैं कि टर्मिनल वोल्टेज जो है ईएमएफ से ज़्यादा हो रहा है। तो इसको थोड़ा हम न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर के कुछ दिखा देते हैं। तो देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर के दिखाएंगे तो ये हो गया एक बैटरी का टर्मिनल, यहाँ पे इंटरनल रेसिस्टेंस है और ये दो टर्मिनल ए है और ये बी है। मान लेते हैं कि करंट आ रहा है 2 एम्पियर का। कितना आ रहा है? ये 2 एम्पियर का, और इसका ईएमएफ मान लीजिए 5 वोल्ट है और बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस 1 ओम। तो वी ए माइनस वी बी जो आने वाला है वी ए माइनस वी बी, तो क्या आ जाएगा? ई। तो 5 प्लस आई इंटू आर, तो आई है 2 इंटू 1 इक्वल टू 5 प्लस 2 इक्वल टू 7 वोल्ट। तो इस केस में देख चुके हैं कि बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ कितना था? 5 वोल्टेज था, लेकिन टर्मिनल वोल्टेज जो आया 7 वोल्ट आया है। कब? जब चार्जिंग के केस में होगा तब। अगर डिस्चार्जिंग में होता है तो जाहिर सी बात है टर्मिनल वोल्टेज होती है वो ईएमएफ से कम होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।